हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपने इस नए क्लास में हम एमसीक्यू सीरीज का क्लास 4 स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले कि हम लोगों ने 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने 10 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे, सेकंड पार्ट में हमने 20 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे, एंड थर्ड पार्ट में हमने 15 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। और इस तरह से हमने टोटल 45 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिया है। इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चन आगे करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और ट्राई करते कि मैक्सिमम एमसीक्यूज इस क्लास में कवर कर सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इंक्लूडेड इन अ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पे देखो पूछा है हम लोग को ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिफिकेशन में 2-3 टाइप के होंगे, तभी ऐसा बोला है कि नहीं। तो पहले हम लोग ना रेशियो का क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं, कैसे है क्या है वो मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। इसमें क्या आपको 1 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इवन आपको थियोरी में भी अगर कुछ पूछेगा तो आपको पता रहेगा। तो एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज यानी रेशियो की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली रेशियो के 2 टाइप्स होते हैं, मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप में किया है। तो एक बार वो देख लेते हैं दोनों टाइप में क्या है। सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब फर्स्ट जो टाइप है वो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। वो कौन सा है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। एंड सेकेंड जो है वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सेकेंड कौन सा है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। जो हमारे बुक में डिटेल में एक्सप्लेन है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल हमारे बुक में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं है, फंक्शनल डिटेल में एक्सप्लेन। तो एक बार पहले मैं फंक्शनल बता देता हूँ तो तुम लोग को आइडिया लग जाएगा बेसिकली फंक्शनल में कौन कौन से आते हैं। तो जब हम बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन की, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पॉइंट है पहले उसको कवर कर लेते हैं। तो नंबर 1 में आ जाता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर 1 में क्या आता है? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, ओके। फर्स्ट में आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सेकंड में आ जाएगा सॉल्वेंसी, थर्ड में आ जाएगा आपका लिक्विडिटी लिक्विडिटी एंड फोर्थ में आ जाएगा आपका एफिशिएंसी। कौन सा हो जाएगा? एफिशिएंसी। क्लियर है इतना? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 ऑप्शन दिया है इसमें, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी। और अगर इसमें आंसर देखने जाते हो तो ये 3 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल, लिक्विडिटी अवेलेबल है, प्रॉफिटेबिलिटी अवेलेबल है एंड सॉल्वेंसी अवेलेबल है। इट मींस बच्चा एक कंपोजिट। तो हमारा जो मेन आंसर हो जाएगा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का एक मेथड, वो हो जाएगा कंपोजिट क्लासिफिकेशन और कंपोजिट रेशियोज। क्लियर है इतना? लेकिन यहाँ पे तो ये मैंने सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता दिया। हालांकि आंसर कैसे पता चल गया? अगर मुझे ये बात पता है कि फंक्शनल में कौन कौन से आते हैं तो मुझे इजीली पता चल जाए जो फंक्शनल के अलावा का होगा वो कौन सा होगा? ट्रेडिशनल होगा। बट स्टिल मुझे एक बार ट्रेडिशनल का पता होना जरूरी है। रीजन ये है, आपको ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल का भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 में आपका आ जाएगा यहाँ पे रेशियो ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेशियोज ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 2 ratios of balance sheet, ratios of balance sheet एंड नंबर 3 हो जाएगा कंपोजिट। राइट? तो जिसमें हमारा आंसर ऑलरेडी हमें मेंशन है, कंपोजिट रेशियोज। ये हम लोग का आंसर है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का। क्लियर इतना? तो ये जो एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें आपको थ्योरी भी कवर हो गया और इसमें अगर जितने भी एमसीक्यूज इस चैप्टर में से बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे कवर हो गए। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज में याद रखना 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेडिशनल और फंक्शनल। ट्रेडिशनल में टोटल 3 है, रेशियो ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड रेशियो ऑफ बैलेंस एंड थर्ड वन इज कंपोजिट। फंक्शनल की बात करते हैं तो 4 है, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और एफिशिएंसी। क्लियर है इतना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग रेशियो सजेस्ट जैस फॉर अ बिजनेस। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ऑपरेटिंग रेशियो हमारे हमें मतलब क्या सजेस्ट करता है बिजनेस में। तो इसका आंसर देखो कैसे आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आपको पता कैसे चलेगा, अगर आपको ये पता होगा कि ऑपरेटिंग रेशियो इन चारों में से कौन से में आता है तो आपको इजीली आंसर इसका पता चल जाएगा। हालांकि इतना जगह नहीं है मेरे पास कि मैं सारी चीजें डिटेल में लिख सकूं, इसका मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बता देता हूं कि जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है बेसिकली ये होता है ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो जो अलग से है, ये रहा देखो, सॉल्वेंसी रेशियो अलग से तुम्हें दिया हुआ है, एफिशिएंसी ऑलरेडी अलग से दिया हुआ है, इट मींस बचा क्या, प्रॉफिटेबिलिटी। और यहाँ पे देखो वर्ड भी यूज किया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी, और ऑपरेटिंग रेशियो यही डिनोट करता है कि तुम लोगों ने कितना एक्सपेंस किया है अमाउंट को अर्न करने के लिए। मतलब ये है सेल्स जो तुम्हारा है उस सेल्स के पीछे बिजनेस का कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट लगा है वो डिनोट करता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। क्लियर है इतना। फिर बात करते हैं नंबर 48 की। 48 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। अभी ये क्वेश्चंस पे आगे बढ़े उसके पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखा है या नहीं देखा है। अगर देखा है तो इसका आंसर तुम्हें इजीली पता चल जाएगा, और अगर नहीं देखा है तो मेरा सिंपल सजेशन है कि एक बार पिछले वीडियोस जरूर देख लेना, क्योंकि जो मैंने वहां पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है उसमें मैक्सिमम आंसर्स आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो इश्यू ऑफ शेयर्स डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ध्यान से देखोगे तो दो है, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग। तो पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि कौन से एक्टिविटी का पार्ट है। तो थोड़ा ऊपर चलते हैं और चेक करते हैं जो मैंने इसका टाइप्स बताया था उसमें मैंने क्या एक्सप्लेन किया था। थोड़ा ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने टाइप्स की एक्टिविटीज होती है। तो टोटल मैंने यहाँ पे लिखा 3 टाइप्स की, ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एक्टिविटी। क्लियर इतना। ऑपरेटिंग में मैंने क्या होता है, रेगुलर वर्क ऑफ बिजनेस, जिसमें मैंने बताया सेल्स एंड परचेस एंड ऑल रिलेटेड एसेट्स, फॉर एग्जांपल करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट में मैंने क्या बताया था कि लॉन्ग टर्म एसेट्स इंक्लूड करते हैं, यानी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एसेट्स वो सारे किस में आ जाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएंगे। थर्ड मैंने क्या बताया था, फाइनेंस एक्टिविटी। फाइनेंस में मैंने क्या बोला था कि जितने भी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं टू कलेक्ट मनी, जिसका मेन टारगेट क्या होता है, टू कलेक्ट मनी, वो किस में आ जाएगा, तुम्हारा फाइनेंस एक्टिविटी में। जिसमें मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे लिखा हुआ है डिवेंचर्स एंड शेयर्स, राइट। मैंने क्या लिखा, डिवेंचर्स एंड शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवेंचर्स एंड शेयर्स है वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है। चलो एक बात तो कंफर्म हो गया कि ये फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है। तो चलते हैं आंसर में देखते हैं कि फाइनेंस एक्टिविटी कहाँ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 था, 46 था 47 48 था, ओके। तो फाइनेंस एक्टिविटी, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दो में फाइनेंस एक्टिविटी लिखा है, मतलब ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बचा। अगर ऑप्शन ए और बी की तरफ ध्यान देते हो तो यहाँ पे दो चीजें लिखा है, एक लिखा है कैश आउटफ्लो और एक लिखा है कैश इनफ्लो। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इनफ्लो का मतलब होता है इश्यू। याद रखना जब भी तुम्हें क्वेश्चंस में लिखा हुआ इश्यूज या इशूड, राइट, या इशूड ही लिख देता हूं मैं, इशूड लिखा होगा तो समझ जाना वो कौन से में आ जाएगा, वो इनफ्लो होगा। क्या होगा वो, इनफ्लो। इशू का मतलब ये हो रहा है कि तुमने मार्केट में इशू करके अमाउंट कलेक्ट किया है। और जब भी क्वेश्चन में रिडीमेबल लिखा होगा, सॉरी रिडम्पशन लिखा होगा, क्या लिखा होगा, रिडम्पशन, तो रिडम्पशन का मतलब हो जाएगा आउटफ्लो। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब कि तुम लोगों ने जो अमाउंट पहले जो शेयर इशू किया था, डिवेंचर इशू किया था, प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, वो सबके सब क्या कर दिया तुम लोगों ने, रिडीम कर दिया। रिडीम करने का मतलब होता है वापस करना। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ वापस करना। इट मे बी पॉसिबल कुछ स्टूडेंट्स को ना पता चले, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वापस करना। क्लियर है। और वापस करने में पैसे हमारे पास से जाते हैं, इट मीन दैट विल बी आउटफ्लो। लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे, इशू है, तो इशू वाले में क्या होगा, इनफ्लो। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो ऑफ फाइनेंस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है इतना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ऑप्शन बी। क्लियर है इतना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे लिखा है इक्वल अमाउंट, यहां से सुनना, इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर हाउ मंथ, मंथ होगा यहाँ पे, मैथ नहीं होगा, हाउ मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग बी कैलकुलेटेड। तो मैं तुम्हें एक सिंपल इसका समझाता हूँ, जो इसके 3 मार्क्स की क्वेश्चन भी आता है, यानी जो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन होता है वो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर से ही होता है, तो उसमें ये कैलकुलेट होता है। मतलब ये क्वेश्चन इट में भी पॉसिबल आ जाए, तो मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ कि कैसे आता है। हमें बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, तो यहाँ पे मैं लिख देता इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ्स, डिवाइडेड बाय क्या होता है,
100, क्लियर है। और यहाँ पे जो पी का वैल्यू का मतलब है, याद रखना जब भी क्वेश्चन में लिखेगा इक्वल अमाउंट, क्या लिखेगा, इक्वल अमाउंट, जब भी कहीं भी क्वेश्चन में लिखेगा इक्वल अमाउंट, इसका मतलब पी का मतलब यहाँ पे मंथली अमाउंट कैलकुलेट करना होता है, राइट। याद रखना यहाँ पे कौन से अमाउंट को कंसिडर करते हैं, मंथली अमाउंट को कंसिडर करते हैं, ये दिमाग में याद रखना। दूसरा आर, आर तो तुम्हें ऑलरेडी मेंशन होगा। अब बात करते हैं एन की, राइट। एन क्या होता है यहाँ पे, तो एन के लिए मैं यहाँ पे तुम्हें 3 चीजें बताता हूँ, राइट। एग्जाम में, अरे हमारी बुक में 2 ही मेंशन, पर मैं आपको 3 बता रहा हूँ। पहला है एट द स्टार्ट, और जिसको बोलते हैं बिगिनिंग। फिर सेकेंड है मिड, एंड थर्ड है एंड। मतलब क्वेश्चन में क्या रहेगा, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द मिड ऑफ एवरी मंथ, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। मतलब इस तरह से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो तीनों ही क्वेश्चन में जो हमारा एन होगा वो क्या होगा, याद रखना ये तीनों ही कैलकुलेट करते हैं। तीनों ही मैं क्यों बता रहा हूँ, ये एन के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ मैं, ये एन के लिए कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा वो ध्यान से समझना। जब भी बात करेंगे स्टार्ट या बिगिनिंग की, तो याद रखना ये हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 12। क्या हो जाएगा, 78 डिवाइडेड बाय 12। और जब भी मैं एंड की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 12। और जो मिड वाला है वो कितना हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय 12। अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग में 78, बीच में फिर बीच वाला होगा तो 6 और कम, और एंड का होगा तो 6 और कम, यानी 78, 72 और 66। क्लियर इतना। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 66, जो मैंने ऑप्शन में दिया ही नहीं है, साफ पास। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, साफ पास मैंने दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 66। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर ए 66। क्लियर है। यहाँ पे मैंने आंसर वो एमसीक्यू जो था, मतलब कि जो ऑप्शन था वो मैंने मेंशन ही नहीं किया। यहाँ पे बी सी डी मेंशन कर दिया है, बट ए मैंने मेंशन नहीं किया, तो वो यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ, याद रहेगा आंसर ए है 66। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट सजेस्ट। तो याद रखना डेबिट बैलेंस जो होता है बेसिकली ये डिनोट करता है लॉस। क्या डिनोट करता है, लॉस। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है, देखो डेबिट बैलेंस आंसर दे दिया है, और जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट। क्लियर है। तो ये दोनों दिमाग में रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ टाइप ऑफ अकाउंट। तो ये जो है ना, ये बहुत पुराना पेपर मैंने इसमें ले लिया है। ये पेपर मैंने अपने जमाने का ले लिया, वो जो भीड़े के जमाने का ना वो वाला। तो हमारे टाइम पे ये इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा एसेट्स। यानी अगर पार्टनर्स ने अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया है बिजनेस को लेके, मतलब बिजनेस में जब वो लोग काम करते हैं तो उस टाइप पे लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो वो बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा, वो एसेट टाइप का अकाउंट है। क्लियर है। तो ये याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ एसेट अकाउंट। क्लियर है इतना। तो ये तुम्हें सिर्फ याद रख लेना है। हालांकि सॉरी, हालांकि जो न्यू बुक्स आई है ना उसमें कहीं भी ये वाला क्वेश्चन मेंशन नहीं है, इससे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ये मैंने गलती से एक समझ लो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द गुडविल इज 50,000 इन द बैलेंस शीट, नो स्पेसिफिकेशन हैज बीन गिवन रिगार्डिंग इट, व्हाट विल बी द इफेक्ट। अब थोड़ा मैं ऊपर चलता हूं, इसका एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर बुक में कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, नो क्लियरिटी, यहाँ पे देखो है ना अंडरलाइन भी, नो क्लियरिटी, अगर क्लियरिटी नहीं है तो टेंजिबल एसेट्स होगा तो सेल पॉसिबल है। क्या, सेल पॉसिबल है। बट अगर इनटेंजिबल एसेट्स होगा तो सेल पॉसिबल नहीं है। तो अभी यहाँ पे चलते अपने राइट नाउ जो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो वाला। ये कौन सा एसेट है, गुडविल। गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट। गुडविल कौन सा एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट का मतलब ये हुआ कि सेल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नो स्पेसिफिकेशन गिवन। अगर नो स्पेसिफिकेशन है इसका मतलब ये हुआ कि सेल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सेल पॉसिबल नहीं तो इट्स ओके, अकाउंट्स तो क्लोज करना पड़ेगा ना। अब अकाउंट्स कैसे क्लोज करते हैं, तो याद क्या रखना है कि गुडविल इज एन एसेट। गुडविल क्या है, एक एसेट है, और एसेट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। ध्यान से सुनना, एसेट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। और जब एसेट्स अकाउंट क्लोज करोगे तो डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट, यानी एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। और अगर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया तो डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है। यानी यही एक एंट्री पॉसिबल है,
सेकंड जो सेल की एंट्री होती है वो पॉसिबल नहीं है, रीजन ये है नो स्पेसिफिकेशन इज गिवन। अब क्वेश्चन में करना क्या है कि यहाँ पे जो एमसीक्यूज सॉरी जो ऑप्शंस अवेलेबल है चेक करना कि इन चारों में से कौन सा पॉसिबल है। तो सबसे पहले लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो क्या यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है? बिल्कुल, यहाँ पे डेबिट है, तो फर्स्ट वाला कैंसिल। सेकंड में लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो यस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, मतलब अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक बार बाकी का भी चेक कर लेते हैं। बाकी का लिखा है गुडविल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे तो मेरा हुआ है गुडविल अकाउंट क्रेडिट, मतलब ये भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो लास्ट में क्या लिखा है? नो इफेक्ट, तो नो इफेक्ट तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है इतना? तो याद रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्या करोगे? जर्नल एंट्री पास करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग चेक करोगे भाई इसमें से कौन सा इफेक्ट पॉसिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हु आर द रियल ऑनर्स ऑफ अ कंपनी। क्वेश्चन में पूछा हु आर द रियल ऑनर्स, तो इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, वो हम लोग ऊपर चलते एक बार देख लेते हैं, प्रीवियस क्लास में दिया था। दैट्स व्हाई मैंने देखो तुम लोग को पहले ही बोल दिया है कि मेरी जो प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस है उनको जरूर देखा करो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, और अगर आपको पूरा 100% बेनिफिट लेना है तो डेफिनेटली तुम्हें प्रीवियस क्लासेस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि कंपनी में दो टाइप्स के एसेट होते हैं, एक होता है ऑनरशिप और एक होता है बोरोड कैपिटल। ऑनरशिप में क्या आता है? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन बोरोड कैपिटल में क्या आता है? डिबेंचर, बॉन्ड एंड पब्लिक डिपॉजिट। अब क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं क्या यहाँ पे लिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हु आर द रियल ऑनर्स ऑफ अ कंपनी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो मतलब आंसर हो जाएगा शेयर होल्डर्स, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतना? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिटर्न ऑन शेयर डैश 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 while return on debenture is dash dash dash, मतलब ये पूछा है कि रिटर्न ऑन शेयर्स क्या होता है और रिटर्न ऑन डिबेंचर्स क्या होता है। इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। रिटर्न ऑन शेयर्स जो होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड। क्लियर है? और जो रिटर्न ऑन इंटरेस्ट होता है दैट इज नोन एज द इंटरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो अब क्वेश्चन है कि डिविडेंड और इंटरेस्ट कौन से वाले ऑप्शन में अवेलेबल है? तो डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है डी नंबर। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द करंट रेशियो। पूछा है कौन सा करंट रेशियो में इंक्लूड करते हैं, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट एसेट में जितनी भी चीजें आती है वो इसमें आ जाएगा और करंट लायबिलिटी में वो भी आ जाएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या मेंशन है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं ताकि तुम्हें काम भी आ जाए। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे चेक करोगे नंबर 1 में है डेटर्स, नंबर 2 में है बिल्स रिसीवेबल, नंबर 3 में स्टॉक। तो ये सब के सब क्या है? करंट एसेट्स, इट मींस ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट में क्या पूछा है? लिक्विडिटी रेशियो डैश डैश डैश। नंबर 1 मेजरमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, नंबर 2 मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, नंबर 3 मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर डी मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी। अब देखो यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं लिक्विडिटी रेशियो, देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई लिक्विडिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी हो जाएगा, पर मैं तुम्हें इसका एक आंसर दूंगा, तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा। ओके, तो एक सेकंड थोड़ा वेट करो, मैं आपको पीडीएफ ऑन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? लिक्विडिटी रेशियो इज, 4 ऑप्शन है, मेजरमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी। तो पहले तो यहाँ पे आंसर देखोगे लिक्विडिटी लिखा हुआ है, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी को मैं क्या कर देता हूँ? कैंसिल कर देता हूँ। यानी बचे 3, मेजरमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी। अभी मैंने जैसा बोला मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ तो मैं वो चीज आपको दिखा देता हूँ। ये रहा लिक्विडिटी रेशियो का। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? If the basic objectives of every business is to earn profit, the credit worthiness provides fuel to the earning capacity of a business. The credit worthiness depends upon the financial solvency. Right? किस पे डिपेंड करता है? फाइनेंशियल सॉल्वेंसी पे डिपेंड करता है। इन अकाउंटिंग द सॉल्वेंसी इज डिटरमाइंड विद द टू व्यू पॉइंट्स, यानी जो सॉल्वेंसी होता है दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इज आल्सो नोन एज लिक्विडिटी। याद क्लियर है इतना? यानी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं। एंड लिक्विडिटी मींस द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस यूनिट टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। अब जो मुझे मीन एक्सप्लेन करना था वो क्या करना था, वो ये देखो
यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इज आल्सो नोन एज अ लिक्विडिटी, और हम लोग को फाइंड आउट करना है कि लिक्विडिटी रेशियोज क्या डिनोट करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ लिक्विडिटी रेशियोज की क्या डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आंसर दो चीजें पॉसिबल कर रही है, मतलब इसको देख के दो चीजें लग रही है। एक तो ये भी हो सकता है कि मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी, दूसरा ये भी हो सकता है मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो देखो जब बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो तुम बिना टेंशन के दोनों में से कोई भी आंसर टिक कर सकते हो। रीजन ये है कि जब भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि दो आंसर्स पॉसिबल है और 100% पॉसिबल है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो बोर्ड है ना वो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को 1 मार्क्स गिफ्ट कर देगा। क्लियर है? तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ याद रखना है अपनी तरफ से सेफ होके चलो। तो अपनी तरफ से सेफ होके चलोगे तो कौन सा टिक करना, मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। क्लियर है इतना? चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन इन गुडविल इन करंट ईयर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इज। अब करंट ईयर जो है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के जो कंपेरिजन उसमें कम हो गया है। ऐसे समझो गुडविल जो है प्रीवियस ईयर में था 25,000 और करंट ईयर में हो गया 20,000। डिफरेंस कितना दिख रहा है, 5,000। अब क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये 5,000 रिडक्शन जो हुआ है वो क्यों हुआ है, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, तो पहली बात तो गुडविल हम सेल कर नहीं सकते हैं, और अगर परचेस करते हैं तो गुडविल इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। राइट, गुडविल का जब तक क्वेश्चन में सेल करने के लिए नहीं बोला तब तक पॉसिबल नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, रिटेन ऑफ गुडविल। तो याद रखना है इट इज द रिटेन ऑफ गुडविल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिटेन ऑफ गुडविल। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, in the fixed capital account method where would you give the effect of adjustments of fluctuation of capital। यहाँ पे पूछा है जो कैपिटल में फ्लक्चुएशन हो रहा है उसका इफेक्ट कहां पर दिखाओगे। राइट, ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला इन द फिक्स्ड कैपिटल जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो कहां पे दिखाओगे। तो मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में ही। कहाँ गया, ये रहा। देखो मैंने एक्सप्लेन किया ना कि कैपिटल मेथड, जो कैपिटल अकाउंट है उसकी कितने मेथड से, बेसिकली दो मेथड से। यहाँ पे देखो मैंने क्लियरली मेंशन किया है, एक है हमारा फिक्स अकाउंट मेथड है, दूसरा है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। दूसरा कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, उसमें मैंने क्या बताया था, फिक्स कैपिटल में दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है करेंट। क्लियर है? और जितना भी एंट्री ऐसा कुछ भी पॉइंट लिखा है जो रिलेटेड टू कैपिटल हो, परमानेंट चेंजेस इन कैपिटल, ऐसे बोलते हैं ना, परमानेंट अमाउंट या फिक्स अमाउंट या कोई परमानेंट चेंज हुआ हो तो उसको हम लोग कहां पे डिनोट करते हैं, कैपिटल अकाउंट में डिनोट करते हैं। ये मैंने बोला था। और एक्सेप्ट दीस टू एंट्रीज ऑल द एंट्रीज विल बी डन इन करंट अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वेयर वुड यू गिव द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ कैपिटल। और चेंज भी किसमें हो रहा है, ये कैपिटल में ही फ्लक्चुएशन हो रहा है। राइट, ना ही उसके इंटरेस्ट में ना ही किसी चीज में। मैंने बोला ना कैपिटल से अगर रिलेटेड वर्ड लिखा हुआ है तो समझ जाना वो कहां पर जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फिक्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? कहां पे जाएगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन तो वैसे ही कैंसिल हो गया, बचा फिक्स एंड करंट, उसमें दो सोचना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है इज डिपेंड्स ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ऑफ बिजनेस। ये चार में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो प्रॉफिट अर्निंग पे डिपेंड करता है। राइट, इन चारों में से कौन सा जो प्रॉफिट अर्निंग पे डिपेंड करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुडविल। गुडविल बेसिकली डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। अब पूछोगे सर ये कैसे हुआ, तो इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन जो है ना वो किसी क्वेश्चन में दिया है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली नहीं याद है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर आया। कौन सा क्वेश्चन था मुझे एग्जैक्टली थोड़ा भी याद नहीं है। हाँ ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये रहा, देखो लिखा है ना मैंने, वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। गुडविल, राइट, गुडविल का ये डेफिनेशन है, तो याद रखना है गुडविल का डेफिनेशन ही क्लियरली मेंशन करता है प्रॉफिट के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुडविल अकाउंट। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस। अब पूछा है कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है चेंज इन पार्टनरशिप। सिंपल वर्ड में क्या याद रखना है, चेंज इन पार्टनरशिप फर्म। अब ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये जो चेंजेस होते हैं बेसिकली ये तीन टाइप के हो सकते हैं। नंबर वन में है चेंज इन रेशियो ऑफ प्रॉफिट और लॉस अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर। नंबर टू है एडमिशन है। नंबर थ्री है रिटायरमेंट और डेथ। क्लियर है? ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 का जो फर्स्ट पेज है उस पे ये छोटा सा ड्राइंग अवेलेबल है, उसमें ये दिया हुआ है। राइट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव गिवन। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव गिवन।
तो यहाँ पे आंसर टिक कर देता हूं मैं, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो रिकंस्ट्रक्शन के बाजू में मैं लिख देता हूं सिंपल में, चेंज पार्टनरशिप फॉर्म। और ये जो चेंजेस है मैंने ऑलरेडी बता दिया कितने टाइप से पॉसिबल है, 3 चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, नंबर 2 एडमिशन, नंबर 3 क्या रिटायरमेंट और डेथ। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर ले। तो चलते थोड़ा और क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं जितने भी क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लास में मैं कवर करवा सकता हूँ और ऐसा भी ना हो कि बर्डन फील हो। ओके, तो और दूसरा चीज ये है कि आ गया थोड़ा मेरा फोटो और मेरा नाम, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपके लिए यूजफुल है, तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियोस को लाइक करना है। अगर आप वीडियोस देखते तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जी, ऐसे जो भी फ्रेंड्स हैं जिनकी हेल्प हो सकती है, आपको ऐसा लगता है, और जिनकी आप हेल्प करना चाहते हो, नहीं भी हेल्प करना चाहते, नहीं आपके अच्छे दोस्त हैं फिर भी आप मदद करो। रीजन हम जैसा करते हैं वैसा हमें रिजल्ट मिलता है। कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो अच्छा करो और अच्छा भरने भरा, और क्या, क्यों खराब करके किसी का अपना खराब करना। ओके, तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प किया करो, शेयरिंग इज केयरिंग डायलॉग दिमाग में रखा करो। ओके, और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये 3 चीजें करनी, लाइक करना है वीडियो को, अपने दोस्तों से शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन विच रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस इंकर्ड ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच रेशियो profit and loss incurred due to revaluation of assets and liabilities transferred to partners account। ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और वहां पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो भी पुरानी चीजें, ओल्ड थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, याद रखना है, ओल्ड थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। और जो ये रीवैल्यूएशन होता है ना, ये भले हम न्यू के बेस पे करते हैं, पर ये होता किसका, पुरानी चीजों का ही होता है, और इसलिए करते जाके जो हमारे पुराने लोग हैं यानी ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो फाइंड आउट कर सके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इन ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशियो। क्लियर है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, व्हाट इज द टाइप ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर याद रखना है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स रियल अकाउंट कर देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्लोज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये रियल अकाउंट होगा। नहीं, ये कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। ये आपकी बुक में क्लियरली मेंशन है, रियलाइजेशन अकाउंट का जो डेफिनेशन है उसमें लास्ट सेकंड या थर्ड लाइन में मेंशन है, एक बार देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स अ कंपनी कैन कॉल पर शेयर अमाउंट। देखो यहाँ पे कहीं भी ऐसा रूल नहीं है कितने होने चाहिए, राइट, पर हमारे बुकों में मेंशन है कि मिनिमम सॉरी जो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट है वो कितना होना चाहिए, 3 इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। ओके, हम लोग पढ़ते हैं ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट, दैट्स व्हाई कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ इशूइंग डिवेंचर इज डैश 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 फॉर अ कंपनी। डिस्काउंट अलाउ किया है, सिंपल समझो, डिस्काउंट अलाउ यानी 10 के सामान को तुम 90 रुपए में दे रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए 10 रुपए जो डिफरेंस आने वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। और ये डिस्काउंट तुम्हारे लिए क्या है, तो ऑप्शन में है लॉस, एसेट, डेट, इनकम। एसेट्स तो है नहीं और इनकम तो किसी भी कीमत पे नहीं, तो बचा क्या, लॉस एंड डेट। और डेट का मतलब होता है जब हम किसी से पैसे लेते हैं, हमने लिया नहीं उल्टा हमने दे दिया है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है क्या, नाउ द नंबर क्वेश्चन 65। नंबर 65 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अ करेंट रेशियो। अब इसमें बोला है कि कौन सा पॉइंट है जो करंट रेशियो के लिए इंक्लूड नहीं होता है। तो करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है, पहले वो दिमाग में रखो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सेम क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले भी पूछा था, और वहां पे भी मैंने सेम फॉर्मूला बताया, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब दिमाग में रखना है करंट एसेट में क्या था, करंट लायबिलिटी में क्या था। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं। नंबर ए में है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, राइट। तो ये तीन के तीनों चीजें जो है वो हमारी हो जाती करेंट लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे लिखा एज एन एक्सपेंस, यहाँ पे क्या होगा, एन एक्सपेंस। एक्सपेंस कभी भी ना एसेट होगा ना करंट लायबिलिटी होगा। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस होता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता तो हम सोचते, राइट, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एन एक्सपेंस। क्लियर है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। नंबर 66 में क्या मेंशन है, टू अराइव एट लिक्विड एसेट which of the following is deducted from current assets। अब बोला है कि लिक्विड एसेट फाइंड आउट करने के लिए इसमें से कौन सा माइनस करते हैं, तो ये भी ऑलरेडी मैंने
इन्फॉर्म कर दिया था कि जब भी लिक्विड एसिड फाइंड आउट करना होता है इसमें दो चीजें माइनस करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ वो कौन सा था। ये मैंने पॉइंट शायद फर्स्ट क्लास में ही एक्सप्लेन किया था। कौन सा क्वेश्चन का नंबर है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, हाँ लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये कहाँ एक्सप्लेन किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा देखो, टू अराइव एट लिक्विड एसिड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम करंट एसिड। अगर ध्यान से देखोगे ना तो ऑप्शंस बार बार चेंज हो रहे हैं। इसमें देखो ऑप्शंस अलग है, उसमें देखो ऑप्शंस अलग है, लेकिन जो इसका आंसर है वो तो सेम ही है ना कि करंट एसिड्स में से क्या माइनस कर देना, प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक माइनस करना है। ये आंसर सेम है, तो ये याद रखना है कि दो चीजें माइनस करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस एंड स्टॉक। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस में, देखते हैं कि क्या क्या इसमें माइनस करने के लिए बोला है। कहाँ गया, हाँ ये रहा। अब इसमें क्या है, स्टॉक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है। तो अपना आंसर क्या हो जाए, स्टॉक, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो चीजें माइनस करते हैं, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर है। नाउ द नंबर 67, इफ देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड इन व्हिच रेशियो प्रॉफिट और लॉस विल बी शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स। तो याद रखना, जब भी पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है तो कौन सा रेशियो हम यूज करेंगे, इक्वल रेशियो। कौन सा, इन इक्वल रेशियो। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि when deed is silent, when partnership deed is silent, इसका मतलब ये जब पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें मेंशन नहीं है तो याद क्या रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, बोनस, कमीशन, राइट। और उसके बाद एक और कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पॉइंट है जो वो तुम्हें याद रखना है। अब इसका आंसर क्या क्या होगा वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो जाएगा जीरो, मतलब कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी लेने वाला। बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो ये हो जाएगा 6%। सैलरी, बोनस, कमीशन, ये भी क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं देना है, राइट। अगर डिस्कस नहीं किया है तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, अगर नहीं बात की हो तो भाई कुछ भी मत दो, कुछ भी मत लो, राइट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, ये इतने पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। क्लियर है, इसमें से कोई भी वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए याद रखना है। ओके, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्लियर है, तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें दो ही माइनस में आ रही है, ये तो प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये दोनों माइनस में है, अब माइनस में लिखा एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्लियर है इतना, इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है पीछे क्वेश्चंस में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है x, y and z आर पार्टनर्स ऑफ फर्म y रिटायर्स। क्या बोला है, x, y and z आर पार्टनर्स ऑफ फर्म y रिटायर्स, what will be the ratio or new profit loss ratio for remaining partners। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो x, y, z पार्टनर्स है इनका रेशियो मेंशन नहीं है। तो जब x, y और z का रेशियो मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इक्वल रेशियो। अभी जस्ट ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया ना कि जब कोई भी रेशियो मेंशन नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या मान लोगे, इक्वली। क्लियर है। अब रिटायर कौन हो रहा है, तो रिटायर हो रहा है जेड, रिटायर हो रहा है जेड का मतलब क्या, वन चला गया तो बचा क्या, 1:1, और 1:1 का मतलब फिर से इक्वल हो गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी, 1:1। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या लिखा है, आफ्टर नेसेसरी अमेंडमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट हैज इनकॉर्पोरेटेड न्यू कंपनीज एक्ट इन द ईयर। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि भाई अमेंडमेंट के बाद कौन से ईयर में न्यू कंपनीज एक्ट आया था। तो सबसे मैं पहले मैं बता दूं, जो फर्स्ट कंपनी एक्ट आया था वो आया था 1956 में। उसके बाद जब अमेंडमेंट्स हुए तो उसके बाद कब आया, 2013 में। तो याद रखना ये स्टार्टिंग में आया था जो फर्स्ट वाला है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछे कि सबसे पहले कब आया था तो याद रखना है कि कब आया था, 1956 में, और ये लेटेस्ट है। क्लियर है, तो दोनों आंसर, लेकिन हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा मेन आंसर होगा वो ये वाला है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, इससे क्या रहेगा, याद रहेगा तुम लोग को। ओके, ये हमारा मेन आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन, which type of debentures can be converted into shares। अभी मैं ऊपर लेके चलता हूँ थोड़ा, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले पुराने क्वेश्चन के लेके चलता हूँ। देखो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं मैं कि प्रीवियस क्लासेस भी तुम कवर अप करो, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं और लगभग कंसेप्ट मैंने डिटेल में लिख भी दिया है। अभी जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन किया था
इन विच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अनपेड डिविडेंड्स गेट एक्यूमुलेटेड। तो याद है मैंने ये 4 वर्ड्स का मतलब एक्सप्लेन किया था, और मैंने कहा था डिवेंचर्स में भी सेम होते हैं, कम्युलेटिव, रिडीमेबल एंड पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, राइट। ये 4 वर्ड का यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। कम्युलेटिव का मतलब होता है एक साथ मिलना, रिडीमेबल का रिटर्न होता है, पार्टिसिपेटिंग का मतलब एक्स्ट्रा, एंड कन्वर्टिबल का मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी एंड शेयर्स में, राइट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस में, देखते हैं। ये मैंने सिर्फ तुम्हें हिंट देने के लिए किया है, बाकी यहाँ पे अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा। विच टाइप ऑफ डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड, तो सिंपल सा जो आंसर है मैंने क्या, कन्वर्टिबल, उसमें भी कन्वर्टिबल था, इसमें भी क्या हो जाए, कन्वर्टिबल हो जाए। क्लियर है इतना। अब इसमें जो बेरर लिखा हुआ है, बेरर जिसको बोलते हैं, तो बेरर वाले में याद रखना है कि ये लोग एक कूपन इश्यू करते हैं। इसका एक आंसर ये याद रखना है कि विथ बेरर दे इश्यू अ कूपन, और जिसके पास कूपन होगा उसको इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर है इतना, तो ये याद रखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, what is purchase amount if opening stock of goods is 2 lakh, closing stock of goods is 2 lakh, sales is 15 lakh and GP ratio is 20%। पूछा है कि what is the purchase amount, right। अब मुझे ये नहीं पता कि purchase amount क्या होगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जीपी रेशियो दिया ना, तो पहले मैं वो लिख लेता हूँ। जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स। अब सवाल ये आता है क्या मुझे इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो हाँ, मुझे इससे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो मेरे पास सेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मुझे जीपी मिल जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, तो उसका मैं यूज करके सीओजीएस फाइंड आउट कर लूंगा, फिर उससे मैं हेल्प करके परचेज भी फाइंड आउट करूंगा। अब ये सब कैसे होगा, तो एक बार सॉल्यूशन ध्यान से देखना। जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो जीपी कितना दिया हुआ है 20 इज इक्वल टू जीपी का अमाउंट कितना दिया वो नहीं पता, बट सेल्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15 लाख इंटू 100। क्लियर है, 1010 कैंसर, 1010 कैंसर। अब यहाँ पे 15,000 है इंटू 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीपी इज इक्वल टू 15,000 इंटू 20। तो 15,000 इंटू 20 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपीज। तो जीपी कितना आ गया अपना, 3 लाख रुपीज आ गया। क्लियर है इतना, ये फर्स्ट कैलकुलेशन कंप्लीट है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि हम जीपी की हेल्प से क्या फाइंड आउट करेंगे, सीओजीएस। कैसे, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस होता है। क्या होता है ये देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा, इसलिए ध्यान से देखना। जीपी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। अपने पास जीपी अवेलेबल है, जीपी कितना है 3 लाख रुपीज है, सेल्स कितना है 15 लाख रुपीज है, और मुझे सीओजीएस नहीं पता, तो माइनस सीओजीएस। अब ये प्लस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इट मींस आंसर क्या आएगा, सीओजीएस इज इक्वल टू, या ऐसे करते इसको इस साइड लेगा तो इसको नहीं, ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो वापस साइन चेंज करना पड़ेगा। ओके, हम लोग क्या करते हैं, ये 3 लाख रुपीज को इस साइड लेकर आते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको इस साइड लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो सीओजीएस विल बी 15 लाख माइनस 3 लाख, यानी आंसर कितना आ जाएगा, ये 12 लाख रुपीज आ जाएगा। यानी सीओजीएस मेरा कितना आ गया, 12 लाख रुपीज आ गया है। अब सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको याद होगा, आपको याद नहीं होगा तो मैं बोल देता हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और सीओजीएस कितना है मेरे पास, 12 लाख रुपीज है। ध्यान से देखना, ये कितना है मेरे पास, 12 लाख रुपीज है। ओपनिंग मेरे पास कितना है, 2 लाख रुपीज है। परचेस मेरे पास है ही नहीं, वही तो मुझे फाइंड आउट करना है, पर क्लोजिंग मेरे पास कितना है, 2 लाख रुपीज है। क्लियर है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो परचेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपीज हो जाएगा। क्लियर है। अब पूछेगा सर आपने कैंसिल क्यों कर दिया, तो वो प्लस में और ये माइनस में, तो कैंसिल अपने आप जीरो हो जाएगा कि नहीं, तो जीरो प्लस परचेस, और परचेस इज इक्वल टू कितना आ गया, डायरेक्टली 12 लाख रुपीज आ गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 12 लाख रुपीज। क्लियर है, ये इतना मैंने लेंदी एक्सप्लेनेशन इसलिए किया कि जब भी ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स से भी अगर पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी कैलकुलेशन मैटर्स। ओके, जब मार्क्स की बात करते हैं ना तो ईच एंड एवरी कैलकुलेशन मैटर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of non operating incomes। क्या पूछा है, which of the following is an example of non operating income। तो ये फिर से आ गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैं आने वाली क्लासेस में करूंगा, आपको नोट्स जो मैंने बनाया है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग का, तो अब करने आपको नॉन ऑपरेटिंग समझ में आ जाएगा। ऑपरेटिंग का मतलब होता है रिलेटेड विथ बिजनेस एक्टिविटी। क्या बोला मैंने, रिलेटेड विथ बिजनेस एक्टिविटी। अब मन में सवाल ये आता है कि सर बिजनेस एक्टिविटी में क्या आता है,
तो मैं बिजनेस एक्टिविटी भी यहाँ पे लिख देता हूँ। बिजनेस एक्टिविटी मीन्स सेल्स, परचेज and all other activity related with the sales, purchase or all other assets related with the current asset or sorry sales and purchase like current asset and current liability। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ये सब किस में आ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो इनसे रिलेटेड जो भी इनकम होगा वो किस में आएगा? ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। तो एक बार रीड करते हैं और समझते हैं कौन कौन सा जो पॉइंट है वो रिलेटेड है, रिलेटेड विद द बिजनेस एक्टिविटी। ओके, नंबर 1, रेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज बिजनेस से रिलेटेड है? तो बिल्कुल नहीं, बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। नाउ द सेल ऑफ मशीन। क्या मशीन का हमारा काम है मशीन सेल करना? बिल्कुल नहीं, हमारा काम है सेल्स और परचेस करना, लेकिन मशीन नहीं, हमारा काम है गुड्स परचेस और सेल करना। तो यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर देता हूँ, गुड्स। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, कमीशन रिसीव्ड। तो डेफिनेटली हम परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो उसके बदले में कमीशन मिलता है, तो ये रिलेटेड है। फिर कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कौन सा? करंट एसेट है, तो ये रिलेटेड है। ओके, इसका मतलब 2 आंसर होगा, या तो ए या तो बी। अब समझना है कि ए है या बी है। अब इसको कैसे क्लियर करोगे? तो उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा याद दिलाता हूँ। इसके पहले मैंने प्रीवियस क्लास में भी और अभी कुछ देर पहले भी मैंने दिखाया कि हमारे पास 3 एक्टिविटीज अवेलेबल है, ऑपरेटिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग। और मैंने इन्वेस्टिंग में बताया कि ऑल लॉन्ग टर्म एसेट्स, मैंने क्या बताया? ऑल लॉन्ग टर्म एसेट्स और ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म एसेट्स आर नोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ भी जो सेल ऑफ मशीन है, ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा। कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट होगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये डायरेक्टली वहां पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बचा कौन सा? रेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? रेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। क्लियर है? इट मे बी पॉसिबल कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा हो गया तो आपको थोड़ा डाउट हो जाए मन में, पर एक बार दोबारा रिमाइंड करके सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? बिजनेस के एक्टिविटीज के कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस का भी मैंने मेंशन कर दिया है, और उसमें मैंने हिंट भी दिया है कि क्या है। अब बोलोगे सर ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी भी किस में आता है? इन्वेस्टिंग में आता है, लेकिन इन्वेस्टिंग का जो इनकम है तो ऑटोमेटिक वो क्या बन जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम बन जाएगा कि नहीं? और क्वेश्चन में तो वही पूछा है हम लोगों से कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सॉरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दैट्स व्हाई मैंने आंसर लिखा रेंट फॉर प्रॉपर्टीज। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या लिखा है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मींस। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे अकाउंट मेंशन कर देता हूँ कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जैसा कि पता होगा, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है एक्सपेंस साइड। क्लियर है? डेबिट में हम जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे लिखते हैं, और उल्टा कर दिया, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट में जितने भी इनकम्स होते हैं वो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और अगर इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो डिफरेंस किधर आएगा? डेबिट में आएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। क्लियर है इतना? और वहीं पे मान लो कि अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो डिफरेंस किधर आएगा? डिफरेंस आएगा डेबिट में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस। क्लियर है इतना? अब इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब क्रेडिट साइड का, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? और अगर मान लो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। यानी जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसको उस बैलेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना? अभी क्वेश्चन में बोला है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये वाला पार्ट ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। अब यहाँ पे चेक करते हैं प्रॉफिट कहाँ पे लिखा है, तो फर्स्ट वन में प्रॉफिट लिखा है और थर्ड वन में, यानी सेकंड और फोर्थ क्या हो जाए? कैंसल। अभी सेकंड में फर्स्ट में लिखा है नेट और थर्ड में लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट। अब हमारा आंसर क्या होगा वो हमको सोचना है। तो मैं तुम्हें बता दूं, हमने टोटल कितने अकाउंट्स बनाते हैं? 5। नंबर 1 कौन सा अकाउंट होता है हमारा? ट्रेडिंग। नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस। नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ट्रेडिंग का जो रिजल्ट होता है, ध्यान से सुनना, जो ट्रेडिंग का रिजल्ट होता है, यानी शॉर्ट में मैं टी लिखता हूं, उसको बोलते हैं जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको बोलते हैं एनपी, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एपी भी लिख देना, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। ये याद रखना, लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखने में काम आएगा, गलतियां मत करना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में लिखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन। रीवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस।
अब यहाँ पे 4 चीजें बोला है। पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट, तो जब स्टार्ट होगा तो रिवैल्यूएशन करने का सवाल ही नहीं होता है, तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। नंबर 2 में लिखा है पार्टनरशिप फर्म क्लोज डाउन, जब क्लोज होता है तो जरूरत ही क्या रिवैल्यूएशन करने की। फिर थर्ड में लिखा है स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म चेंज, तो स्टेटस चेंज होने से थोड़ी रिवैल्यूएशन करना होगा। रिवैल्यूएशन कब करते हैं हम लोग, जब रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, और रिकंस्ट्रक्शन कब करते हैं उसके टोटल 3 रीजन है, अभी जस्ट ऊपर कुछ देर पहले बताया मैंने। यहाँ पे ये देखो, इधर गया, ये रहा, टोटल 3 रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन होता है। नंबर 1 है चेंज इन रेशियो ऑफ प्रॉफिट, एडमिशन एंड पार्टनर, ये रिटायरमेंट और डेथ। क्लियर इतना, तो ये याद रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट है at the time of retirement or death of a partner is subtracted from the total outstanding amount। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, at the time of retirement or death of a partner is subtracted from the total outstanding amount। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से वापस एक बार रीड करते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब या तो रिटायरमेंट या डेथ हो रहा है तो उस टाइम पे आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट में से कौन सा पॉइंट है जिसको हम लोग सब्सट्रैक्ट यानी माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर को पे करना है, देखो जिसका डेथ हो गया है या जिसका रिटायरमेंट हो रहा है उसको हम लोग अमाउंट क्या करते हैं, पे करते हैं ना। तो पार्टनर को जो पे करना है उस अमाउंट में से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा माइनस करेंगे। तो नंबर 1 है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू फर्म। अगर उसने, किसने, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो वो हम माइनस थोड़ी करेंगे, वो तो हमें उसको पे करना पड़ेगा ना। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर लोन एडवांस टू फर्म, अगर उसने फर्म को लोन दिया तो वो भी उसके अकाउंट में प्लस हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, अभी ध्यान से सुनना इसको, लेकिन जो उसका डेबिट बैलेंस होता है उस करंट अकाउंट का, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म चार्ज करता है। ध्यान से सुनना, वो कौन चार्ज करता है, फर्म चार्ज करता है। तो अगर फर्म चार्ज करेगा तो फर्म को तो पैसे मिलेंगे ना, तो पैसे अगर फर्म को मिलेंगे तो वो इसमें से क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्लियर है, यानी जो उसको पैसे देने होंगे उसमें से वो डिडक्ट कर लेगा। क्लियर है इतना, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। क्लियर इतना, समझ में आया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। इस क्लास में मैंने टोटल कितने क्वेश्चन कवर कर लिए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 76 माइनस 45, लगभग 31 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए। मेरा टारगेट था 30 क्वेश्चंस का, मैंने कितने कवर कर दिए, 31 क्वेश्चंस कवर कर दिए। सो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। क्लियर है इतना, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि आप सपोर्ट अपना बनाए रखना, और कैसे बनाओगे, लाइक करना है वीडियो को, अपने दोस्तों से शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।